Hello everyone, today we will be completing this chapter linear equations. Question number 9. A race boat covers a distance of 60 kilometers downstream in 1.5 hours. It covers this distance upstream in 2 hours. The speed of the race boat in still water is 35 kilometers per hour. Find the speed of the stream. जो क्वांटिटी अननोन है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम उसे ही x एज्यूम करते हैं, तो वी आर एज्यूमिंग दैट लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x किलोमीटर्स पर आवर. आपको पता होगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब. अगर रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और अगर बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो फिर वो हो जाता है डाउनस्ट्रीम. और अगर रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सो वो जाता है अपस्ट्रीम. वो समझ में आ गया होगा. नाउ फॉर डाउनस्ट्रीम टाइम टेकन जो है वो है 1.5 आवर्स. उसका मतलब क्या होता है, 2 प्लस 1 3/2 आवर्स हो जाएगा. कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे. ये टाइम हो गया है. और आपको बताया था मैंने कि डाउनस्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन रिवर के साथ चल रहा है बोट, तो जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ना, इसलिए प्लस हो जाएगा जो टोटल स्पीड है. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पे ऐड हो जाएगा स्पीड ऑफ द बोट, है ना. x प्लस 35 हो जाएगा इसलिए. और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 60 अपॉन टाइम कितना है 3/2. और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x का वैल्यू 5. देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन स्टिल वाटर इज़ 5 किलोमीटर्स पर आवर. यहाँ पर हम डाउनस्ट्रीम का भी केस ले सकते थे. ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन इस तरह नहीं है. ये क्वेश्चन ईजी इसलिए लग रहा है, छोटा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया है. नहीं देता तो फिर हमको इक्वेट करना पड़ता दो इक्वेशंस निकाल करके, बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम एक इक्वेशन को यूज़ करके बना सकते हैं. डाउनस्ट्रीम लेते अगर तो ये टाइम चेंज हो जाता और यहाँ पर माइनस हो जाता है ना. क्यों हो जाता माइनस, क्योंकि 35 माइनस x हो जाता, क्योंकि जो डाउनस्ट्रीम होता है उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और अपस्ट्रीम में माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. The sides other than the hypotenuse of a right triangle are in the ratio 3:4. A rectangle is described on its hypotenuse, the hypotenuse being the longer side of the rectangle. The breadth of the rectangle is 4/5 of its length. Find the shortest side of the right triangle if the perimeter of the rectangle is 180 centimeters. यहाँ पर क्वेश्चन में रेक्टेंगल और ट्राइंगल मतलब ज्योमेट्री थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं. आपको राइट ट्राइंगल का मतलब पता होना चाहिए ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज होता है. तो यहाँ पर फिगर मैं अभी बना करके एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैंने क्वेश्चन फिगर यूज़ करके किया, मैं अभी कोई फिगर बना देती हूँ. यहाँ पर देखिए, फिगर मतलब सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह से कुछ समथिंग होगा, है ना. यहाँ पर 90 डिग्रीज़ है. आपको पता होना चाहिए कि राइट ट्राइंगल में ये जो होता है हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है. ओके. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि फॉर राइट ट्राइंगल दे दिया है जिसमें द साइज अदर देन द हाइपोटेनियस, मतलब इसे छोड़ करके पी और बी है, उसका रेशियो 3:4 है. तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ना, लेट द टू साइड्स बी 3x एंड 4x. ठीक है, क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व करना बताया था. कॉमन फैक्टर होगा जो ऊपर नीचे कैंसिल होगा तभी हमको रेशियो मिला है. अगर रेशियो को अगेन हम टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 3x लेना पड़ेगा, दूसरे को 4x लेना पड़ेगा. नाउ अ रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेनियस, मतलब एक रेक्टेंगल है, उसे हम उसके हाइपोटेनियस पे बना रहे हैं. कैसे बना रहे हैं, ऐसे भी बना सकते हैं ना, इसे ब्रेथ भी ले सकते हैं, इसे लेंथ लेते हुए बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं. तो बोल रहे हैं कैसे बनाना है कि हाइपोटेनियस बिंग द लॉन्गर साइड, मतलब जो हाइपोटेनियस होगा हम उसे लेंथ बना रहे हैं. यहाँ पर देखेंगे इस तरह से कुछ बन रहा है, ये इस तरह से एक रेक्टेंगल बन रहा है. ये हो गया, ये है हमारा फिगर, और ये जो है ये लेंथ है और ये जो है ये ब्रेथ है. ओके. अभी देख लेते हैं क्या दिया होता. द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4/5 ऑफ इट्स लेंथ. जो ब्रेथ है वो लेंथ का 4/5 है. ओके. और फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 180 सेंटीमीटर्स. हमको दे दिया है कि पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो है 180 सेंटीमीटर्स. सबसे पहले ना हमें अगर रेक्टेंगल को यूज़ करना है तो हमें उसके लिए कुछ तो चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रश चाहिए, कुछ तो चाहिए. कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि लेंथ जो है वो हाइपोटेनियस के इक्वल आ रहा है. तो बाय पीजीटी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं. अब हमें क्या मिल जाएगा, हम इन दो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हमें मिल जाएगा h इज इक्वल टू 5x. एच स्क्वायर का वैल्यू 25x स्क्वायर आ गया. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स h इज इक्वल टू 5x. ठीक है.
नाउ फॉर द रेक्टेंगल, अभी ट्राइंगल में किया था, रेक्टेंगल में करेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया है 180 सेंटीमीटर्स और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पर देखेंगे मैंने लिख दिया है। लेंथ बोल रहा है हाइपोटेनस की इक्वल है, हाइपोटेनस 5x है तो लेंथ भी 5x हो जाएगा। और ब्रेथ क्या बोल रहा है, दैट इज़ 4/5 ऑफ इट्स लेंथ। अगर लेंथ 5x है तो ब्रेथ क्या है, 4/5 ऑफ 5x, मतलब 4/5 इंटू 5x, कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 4x। यहाँ पर उसे एज इट इज सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिल जाएगा ये कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। अब मिलेगा हमें x का वैल्यू। x का वैल्यू पहले 180 मिल रहा है 18x के इक्वल। x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ ट्रांसपोज करने पे 180/18 हो जाएगा और x का वैल्यू हमें 10 मिलेगा। टू साइड्स आर, क्योंकि x चाहिए था तो x का वैल्यू मिल गया, हम उन्हें यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें वो टू साइड्स मिल जाएंगे। टू साइड्स आर 3x एंड 4x, x की जगह पुट करेंगे तो एक का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आएगा, दूसरे का 40 सेंटीमीटर्स आएगा। 30 सेंटीमीटर छोटा है ना वैल्यू, इसलिए द शॉर्टेस्ट साइड इज 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. This question is a bit different from other questions, so pay attention. Divide 243 into 3 parts such that half of the first part, 1/3 of the second part, and 1/4 of the third part are all equal. Note the condition. Half of the first part. We are dividing a number that is 243 into 3 parts such that half of the first part, we are writing it in the form of an equation. 1/2 half of the first part. Of means multiplication, you should know that. 1/3 of the second part, 1/3 into part 2 is equal to 1/4 of the third part, 1/4 into part 3. Now we are assuming that let the first part be x. Okay, we will use these two equations and we will try to find the value of the second part in terms of x. We will use these two equations and we'll try to find out the value of the third part in terms of x. तीनों x के टर्म्स में आ जाएंगे, फिर हम x का वैल्यू निकालेंगे कोई इक्वेशन बना करके और उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं और हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को यूज़ करने जैसे मैं बताया पहले, यहाँ पर यूज़ करें 1/2 इंटू फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/3 इंटू सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने x लिया ना, तो यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2। सेकेंड पार्ट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो 3 है वो यहाँ पर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, x है, इसलिए 3/2 इंटू एक्स सेकेंड पार्ट का वैल्यू है। थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/4 द थर्ड पार्ट। आप इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसे यूज़ कर लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट। इसे यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4/2 टाइम्स ऑफ एक्स। फर्स्ट पार्ट का वैल्यू x है ना, और थर्ड पार्ट का क्या वैल्यू मिल जाएगा 2x। 2 2 सा 4 तो 2x। फर्स्ट पार्ट मिल गया x, सेकेंड पार्ट मिल गया 3/2x, थर्ड पार्ट मिल गया 2x। नाउ वी विल मेक एन इक्वेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Equation how we are making it is, since the sum is 243, we are dividing the number 243 into 3 parts, so the sum of all the 3 parts will be 243. This is clear. So x plus 3/2 x plus 2x is equal to 243. Now by taking LCM, this equation should be clear enough. समझ में आ रहा होगा ना, नहीं तो फिर एक बार पीछे जा करके सुन लीजिए फिर आ जाइए। We'll take the LCM here and we'll get the LCM too. By solving we can get x is equal to 243 into 2/9. Again by solving we get x is equal to 54. So x को पहले क्या लिया हुआ था, फर्स्ट पार्ट का वैल्यू है ना, तो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू आ गया 54। सेकेंड पार्ट का वैल्यू क्या था, यहाँ पर है, ये देखिए 3/2 x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज़ 54। x की जगह पर रख रहे हैं, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3/2 इंटू 54 और मिल जाएगा 81। थर्ड पार्ट क्या है, 2x है, x का वैल्यू 54 है, 2 टाइम्स ऑफ 54 मिल जाएगा 108। देयरफॉर द 3 पार्ट्स सैटिस्फाइंग द कंडीशन आर 54, 81 and 108. Next question, question number 12. A purse has only 2 rupee and 5 rupee coins. The sum of the coins is 36
and the total value of the coins is ₹84. Find the number of 5 rupee coins. अगेन वो कॉइन्स के डिनोमिनेशन वाला क्वेश्चन है, कर लिया था बहुत बार, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, देख लीजिए। पहले तो क्या दे रहा है ना कि एक पर्स है जिसमें 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स है, ओके। और कितने कॉइन्स है, 36 टोटल कॉइन्स है। टोटल वैल्यू क्या है उन कॉइन्स की, 84 रुपीज़ हैं उसके पास। फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। उसमें से 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो पूछ रहा है ना, जो अननोन है उसी ही हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ईजी होता है। लेट द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स भी एक्स। 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, एक्स है। टोटल कितने कॉइन्स थे, 36 थे ना। सो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 36 माइनस एक्स। क्लियर है, जब सम 36 है आपके पास, फर्स्ट कितना एक्स है और दूसरा कितना हो जाएगा, 36 माइनस एक्स हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब क्या बोल रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज ₹84, मतलब टोटल वैल्यू है उसके पास, है ना। अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास 10 रुपये के 10 नोट है, तो इसका मतलब क्या आपके पास सिर्फ 10 रुपये क्या, नहीं ना। 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज़ है आपके पास। बट कितने नोट है आपके पास, 10 नोट है। तो टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज ₹84। कैसे करेंगे, ये तो आपको आ गया ना, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 84 कैसे निकाल सकते हैं हम। 5 रुपये के एक्स कॉइन्स है और 2 रुपीज़ के 36 माइनस एक्स कॉइन्स है। सो 5 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 84। ये 5 रुपये के जितने कॉइन्स है उसका वैल्यू है, 2 रुपीज़ से जितने कॉइन्स है उसका वैल्यू है, और उन दोनों को ऐड करने के बाद हमको टोटल वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ 84। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन, देन अगेन सेम टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे एंड सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 12/3 दैट इज़ 4। देयर फोर द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स इज 4 एंड नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स कितने हैं, 36 माइनस 4 जो हो जाएगा 32। Now all the questions have been completed. I want to take Hot's question also because I think the approach for these questions is a bit different. Question number 1. A number is 6 more than the average of its half, its 1/3 and its 1/6. Find the number. We are given with a number which is 6 more than its average of its half. मतलब एक नंबर है जिसका हम एवरेज निकालेंगे, उसका हाफ का, उसका 1/3 का और उसका 1/6 का। जो एवरेज निकालेंगे वो उस नंबर से 6 ज़्यादा होगा। समझ नहीं आ रहा होगा ना, देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा ना, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। मतलब जैसे आप परसेंटेज निकालते थे, परसेंटेज के सबसे पहले आप एवरेज निकालते हैं ना। अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स है ना, और 5 सब्जेक्ट्स का अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज कैसे निकालते थे, जितने मार्क्स मिले हैं आपको सब सब्जेक्ट्स में आप उसे ऐड करेंगे और अपॉन 5 कर देंगे। अगर 6 सब्जेक्ट है तो अपॉन जितने मार्क्स मिले हैं 6 सब्जेक्ट्स में उन्हें ऐड करेंगे, अपॉन 6 कर देंगे, ऐसे एवरेज निकाला जाता है, पता होगा। तो मैं क्या ले रही हूँ, लेट द नंबर भी एक्स, जो हमको नंबर निकालना है ना वो नंबर है एक्स ना। उसका हाफ क्या हो जाएगा, x/2, उसका 1/3 क्या हो जाएगा, x/3, उसका 1/6 क्या हो जाएगा, x/6। जिस नंबर का 1/3 मतलब 1/3 होता है ना, 1/3 ऑफ वॉट, उसी नंबर का मतलब x, 1/3 ऑफ x, और 1/6 मतलब x/6। ये आपको समझ आ रहा होगा ना। एवरेज निकाल सकते हैं इन नंबर्स का, मतलब इसका हाफ, 1/3 और 1/6 का एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालते कैसे, 1 2 3 है ना, 3 ऑब्जर्वेशन है तो सम करेंगे अपॉन 3, x/2 प्लस x/3 प्लस x/6 होल अपॉन 3। पहले ऊपर, अभी 3 को एज इट इज़ रहने दीजिए, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो इन 3 नंबर्स का 6, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 6x/6 होल अपॉन 3। 6 कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमें x/3 मिल जाएगा। ये समझ गए, ये क्या है, वो नंबर का हाफ, 1/3 और 1/6 का एवरेज है। आ गया ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका जो वो जो नंबर है वो 6 ज़्यादा है अपने इन तीनों के एवरेज से। वो जो नंबर है वो नंबर क्या था, x था, जो 6 ज़्यादा है एवरेज से। एवरेज क्या आया, x/3 आया। क्वेश्चन थोड़ा 4 बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। x इज़ इक्वल टू 6 प्लस x/3, ये इक्वेशन समझ में आ रहा होगा ना। जो नंबर है वो 6 ज़्यादा है अपने एवरेज ऑफ हाफ, 1/3 एंड 1/6। एवरेज ऑफ हाफ, 1/3, 1/6 क्या आया है, x/3। सो 6 प्लस x/3 है वो नंबर, माने x आ गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसे यहाँ पर लेके जाएंगे,
तो ताकि हम सॉल्व कर सकें, एक्स का वैल्यू निकाल सकें, इसलिए हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करके वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कर लेती हूँ, ऊपर कर लेती हूँ। ओके, सॉल्व करने पे एलसीएम लेकर के हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 इंटू 3 यानी 18 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 18/2 9, देयर फोर द नंबर इज़ 9, मतलब जो 9 है वो 6 ज़्यादा है अपने 1/6 1/3 एंड हाफ से। ओके, लास्ट क्वेश्चन फाइनली, सॉल्व फॉर x square minus 3x minus 28 upon x square minus 49 is equal to 3 upon 17 where x is not equal to plus minus 7। अब तो दिख रहा होगा ना कि इसमें क्या ही ऐसा नया है, क्योंकि सेम ही तो है। बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लेते हैं कोई और वेरिएबल और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मिल जाएगा। बिल्कुल वैसा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे तो ठीक है वो कर सकते हैं एक बार, लेकिन ऊपर में ना एक्स स्क्वायर के साथ एक एक्स टू द पावर 1 मतलब एक्स वाला भी टर्म है, नहीं हटा सकते उसको। वैसे इसे बनाने का अलग तरीका है, इकलौता क्वेश्चन है मुझे लगता है ये इस चैप्टर का, इस ऐसा वाला। Given equation is x square minus 3x minus 28 upon x square minus 49 is equal to 3 upon 17। इसे हम पहले ऊपर सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, नीचे वाला सॉल्व करेंगे बाय एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, तब जा कर के मिल जाएगा और हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर में 3x दिया हुआ है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते थे, 28 जो ये वाला जो कांस्टेंट है ना, हम उसका pf करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पे हमें मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर pf निकालेंगे तो हमें मिलेगा 28, 7 4 ज़ा 4 1 ज़ा 7 4 28, और बीच में 3 है ना, बीच में 3 है और 7 माइनस 4 भी 3 होता है, तो यही वो दो फैक्टर्स हैं। मतलब ये 7 2 2 आएगा, बट मैं 4 लिख दे रही हूँ क्योंकि वो यही 7 और 4 ही वो फैक्टर्स है जिन्हें माइनस करने पे हमें 3x मिल जाएगा। -3x कैसे लाएंगे, -7 + 4, तभी तो -7 + 4 ही तो होता है ना -3। अगर मैं लेती हूँ 7 - 4 तो वो +3 हो जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए, -3 चाहिए, इसलिए मैंने लिया हुआ है 7 + 4। तो x² + 4x - 7x - 28 अपॉन, अब ये कैसे आ गया, तो बहुत मतलब दिमाग घूम जा रहा होगा इसको देख करके। बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, क्या करना है ना, एकदम चीट शीट बता दूँ आपको बढ़िया वाला। आपने पढ़ा होगा एक आइडेंटिटी होता है a + b इंटू a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। ये पढ़ा होगा ना आपने। हमको इसका अपोजिट जाना है, मतलब वहाँ से यहाँ आए थे ना, यहाँ से वहाँ जाएंगे। अभी x² - 49 था ना, मतलब a का वैल्यू x ले लो, b का वैल्यू 7 ले लो, a² - b² ऐसे लिख दिया मैंने इसको। x² - 49 मतलब x का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला को मैं थोड़ा आगे ऊपर कैसे सॉल्व कर रही हूँ, x कॉमन निकालने पे हमें क्या मिल जाएगा, x + 4, x कॉमन निकालेंगे, इधर क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, यहाँ से x निकालने पे बचेगा 4, -7 कॉमन निकालेंगे तो हमें बच जाएगा x + 4। एंड अब इसे आगे सॉल्व करने पे हम x + 4 कॉमन आउट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा x + 4 इंटू x - 7। नीचे वाला कैसे किया, ये तो ऊपर का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, अब तो आगे दो फैक्टर्स आ गए, आपको तो कोई इशू नहीं है। नीचे वाला देखिए यहाँ तक आ गया था, मैंने यहाँ पर क्या बताया था, ये वाला आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। x² माइनस a² - b² है, उसे हम लिख सकते हैं a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, इसलिए x + 7 इंटू x - 7 इज़ इक्वल टू 3/17। ये समझ आ गया होगा। ऊपर फैक्टराइज कैसे करना समझ मैंने अभी बताया था। x + 4 बाहर निकालने पे हमें मिल जाएगा x - 7, ये आ गया। और नीचे तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, x - 7 ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा x + 4 अपॉन x - 7 इज़ इक्वल टू 3/17। अब क्या करना है, अब तो CPM लगाएंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के, और इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 17 इंटू x + 4 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x + 7। ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, इतना तामझाम किया ताकि हम इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना सके। पहले तो स्क्वायर टर्म था, स्क्वायर टर्म ईजिली रिमूव नहीं हो रहा था, इसलिए ऐसा कर दिया ताकि ईजिली रिमूव हो जाए। सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब तो सॉल्व कर सकते हैं आप, x इज़ इक्वल टू -47/14, गलत नहीं है, x की जगह डाल के देख लीजिए, आएगा 3/17। ओके, तो यही हमारा आंसर है, x इज़ इक्वल टू -47/14।